क्रिकेट में ना सदियों से कोचेज एक ही बुनियादी नियम सिखाते आ रहे हैं। मतलब अगर आपको जोखिम कम करना है तो गेंद को हवा में मारने से बचो। बिल्कुल। गेंद को जमीन पर रखना ही ना एक आदर्श बल्लेबाज की निशानी मानी जाती रही है हमेशा से। सही कहा। लेकिन सोच कर देखिए कि क्या हो अगर कोई बल्लेबाज इस सदियों पुराने नियम को ही पूरी तरह से नकार दे। मतलब क्या हो अगर कोई खिलाड़ी विश्व कप के सबसे बड़े और दबाव वाले मंच पर हवा में इतने शॉट खेले जो किसी भी पारंपरिक विश्लेषक को डराने के लिए काफी हों। और फिर भी वो अपनी टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिला दे, है ना? हाँ, बिल्कुल। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हमारे पास जो स्रोत और मैच के आंकड़े मौजूद हैं, उनका मिशन 8 मार्च 2026 की उसी ऐतिहासिक रात का विश्लेषण करना है, जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया T20 विश्व कप का फाइनल मैच था। एकदम सही। और इस चर्चा का उद्देश्य केवल स्कोर कार्ड पढ़ना नहीं है, बल्कि उस मानसिकता और उस सैम तूफान की गहराई को समझना है जिसने क्रिकेट के इतिहास को एक नई दिशा दे दी। मुझे लगता है ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है जहां से हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जब हम 8 मार्च 2026 के उस फाइनल मैच के आंकड़ों को देखते हैं ना, तो सतह पर केवल संख्याएं दिखाई देती हैं। स्कोर कार्ड वाली संख्याएं। बिल्कुल। लेकिन खेल का असली विज्ञान उन संख्याओं के पीछे छिपा होता है। T20 क्रिकेट पिछले एक दशक में जिस तरह से बदला है ना, ये मैच उस बदलाव का सबसे बड़ा और मैं कहूंगी सबसे सफल प्रयोग था। तो चलिए सबसे पहले उस पारी के मुख्य आंकड़ों को सामने रखते हैं, क्योंकि वे सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। मतलब संजू सैमसन ने उस फाइनल मैच में 46 गेंदों का सामना किया और 89 रन बनाए। और वो भी क्या तूफानी रन थे। सच में। इस पारी में 5 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और स्ट्राइक रेट था 193.48 का। अब देखो, एक आम प्रशंसक की नज़र में ये एक ताबड़तोड़ और निर्दयी पारी थी, लेकिन मुझे यहाँ एक चीज़ थोड़ी खटक रही है। अच्छा, वो क्या? मतलब अगर कोई बल्लेबाज 46 गेंदों में 89 रन बनाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने शुरुआत की कुछ गेंदों पर थोड़ा समय लिया होगा। हाँ, जाहिर सी बात है। तो क्या T20 विश्व कप के फाइनल में जहां हर एक गेंद सोने के समान कीमती होती है, वहां शुरुआत में समय लेना एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और यहीं पर ना खेल की असली समझ काम आती है। शुरुआत में समय लेना आपको जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन इसे ना आप एक स्पोर्ट्स कार या फिर एक पनडुब्बी के सोनार सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। सोनार सिस्टम? वो कैसे? देखो, जब एक पनडुब्बी गहरे पानी में जाती है ना, तो वो तुरंत अपने टारपीडो फायर करना शुरू नहीं करती। हाँ, वो पहले स्कैन करती है। बिल्कुल। वो पहले सोनार तरंगे भेजकर गहराई, पानी का दबाव और सामने मौजूद चट्टानों का एक पूरा नक्शा तैयार करती है। सैमसन ने शुरुआती ओवरों में ठीक यही किया था। अरे वाह, ये तुलना तो बहुत सटीक है ना? वो केवल अपना विकेट नहीं बचा रहे थे, वो असल में पिच के उछाल को पढ़ रहे थे। वो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के रिलीज पॉइंट का विश्लेषण कर रहे थे और हवा की दिशा का पूरा गणित समझ रहे थे। मतलब एक तरह से वो पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे थे अपने दिमाग में। एकदम सही। जब ये नक्शा उनके दिमाग में पूरी तरह से तैयार हो गया ना, बस उसके बाद ही वो असली प्रहार शुरू हुआ। अगर वो बिना इस मैपिंग के पहली गेंद से आक्रामक होने की कोशिश करते तो आउट होने की संभावना कहीं ज्यादा होती। ये पनडुब्बी वाला रूपक वास्तव में चीजों को बहुत स्पष्ट कर देता है। इसका मतलब है कि वो जो आक्रामकता थी वो अंधी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह से जांची परखी गई थी। और उसी जांची परखी आक्रामकता का परिणाम ये हुआ कि भारत ने 20 ओवरों में 255 रन बोर्ड पर लगा दिए, वो भी केवल 5 विकेट के नुकसान पर। 255 रन विश्व कप के फाइनल में, ये अपने आप में अविश्वसनीय है। सच में, ये कोई आम स्कोर नहीं है यार। ये T20 वर्षों का फाइनल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। लेकिन यहाँ एक और विरोधाभास नजर आता है मुझे। क्या विरोधाभास? जब टीम का स्कोर इतना बड़ा होता है ना, तो अक्सर ये कई बल्लेबाजों के छोटे छोटे लेकिन तेज योगदान का नतीजा होता है। हाँ, T20 में आमतौर पर ऐसा ही होता है। पर यहाँ तो कहानी कुछ और ही थी। ये स्कोर उन व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स की नींव पर खड़ा था जो उस रात एक एक करके टूट रहे थे। बिल्कुल टूट रहे थे। और व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स का टूटना ये दर्शाता है कि उस एक पारी का प्रभाव कितना गहरा था। हाँ, जैसे अगर हम सैमसन के 89 रनों की बात करें। जब हम T20 विश्व कप फाइनल में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर की बात करते हैं ना, तो सैमसन के 89 रनों ने
मार्लिन सैमुअल्स के नाबाद 85 और केन विलियमसन के 85 रनों के पुराने रिकॉर्ड को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और ये दोनों ही कितने बड़े नाम हैं। बिल्कुल, सैमुअल्स और विलियमसन दोनों ही क्रिकेट जगत के ऐसे नाम हैं जिन्हें दबाव सोखने के लिए जाना जाता है। बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। हाँ, तो उनके रिकॉर्ड को पार करना ये साबित करता है कि सैमसन ने केवल रन नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने फाइनल के उस मनोवैज्ञानिक दबाव को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया था। और उन रिकॉर्ड्स की सूची यहीं खत्म नहीं होती है। हमारे स्रोतों के अनुसार इस पूरे टूर्नामेंट में सैमसन ने कुल 24 छक्के लगाए। बाप रे, 24 छक्के। हाँ, किसी भी एक T20 विश्व कप संस्करण में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने एक ही संस्करण में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वो जो 321 रनों का आंकड़ा है। बिल्कुल, कुल 321 रन बनाए और विराट कोहली के 2014 में बनाए गए 319 रनों के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। ये तो बहुत ही ऐतिहासिक पल था तो सही, लेकिन अब ना यहीं पर मुझे इस चर्चा की दिशा को थोड़ा और गहरा करना है। बताइए। विराट कोहली का वो 2014 का रिकॉर्ड एक ऐसी बल्लेबाजी का प्रतीक था जिसमें गैप्स ढूंढे जाते थे, विकेटों के बीच तेजी से दौड़ लगाई जाती थी और टाइमिंग पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता था। हाँ, एक बहुत ही क्लासिक अप्रोच थी वो। सही कहा। और दूसरी तरफ उसी रिकॉर्ड को 24 छक्कों की मदद से तोड़ना, क्या ये तकनीकी रूप से क्रिकेट के पतन का संकेत नहीं है? मतलब क्या हवा में इतने शॉट मारना केवल एक स्लॉगिंग या किस्मत के भरोसे खेलना नहीं है? ये तुलना खेल के विकास को समझने के लिए ना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इसे क्रिकेट तकनीक का पतन बिल्कुल नहीं कहूंगी। अच्छा, तो फिर ये क्या है? जोखिम कम करने पर आधारित था, लेकिन 2026 तक आते आते ना क्रिकेट एनालिटिक्स ने ये पूरी तरह साबित कर दिया है कि अगर आपके पास सही बायोमैकेनिक्स है तो छक्का मारना कोई अंधा जोखिम नहीं है। मतलब ये कोई तुक्का नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क मैनेजमेंट है। सैमसन का गेम गैप्स ढूंढने से ज्यादा लॉन्च एंगल और बल्ले की गति यानी बैट स्पीड पर निर्भर करता है। लॉन्च एंगल दिलचस्प है। हाँ, जब एक बल्लेबाज 24 छक्के मारता है ना, तो वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठा होता। इसके पीछे शरीर के वजन के सही ट्रांसफर, गेंद की लंबाई को जल्दी पढ़ने और एक स्थिर बेस का पूरा विज्ञान काम कर रहा होता है। ओहो, तो मतलब इसमें पूरी साइंस लगी है। बिल्कुल, कोहली का तरीका एक सर्जन के काम जैसा था जो बहुत सटीकता से कट लगाता है, जबकि सैमसन का तरीका आधुनिक युद्ध की तरह है, जहां भारी हथियारों का इस्तेमाल गणितीय सटीकता के साथ किया जाता है ताकि अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके। ये नजरिया तो वाकई में चीजों को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। यानी 24 छक्के मारना किस्मत नहीं बल्कि खेल की बदली हुई मांग और उसे पूरा करने की तकनीकी क्षमता का बड़ा प्रमाण है। एकदम सही समझे आप। लेकिन एक मिनट, अगर ये सब इतना ही वैज्ञानिक और तकनीकी है तो क्या इसे लगातार दोहराया जा सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि स्रोतों में ना एक और आंकड़ा है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। सैमसन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में, हाँ, लगातार 3 मैचों में। बिल्कुल, यानी लगातार 3 नॉकआउट या करो या मरो वाले मैचों में 50 से अधिक का स्कोर बनाया। अमूमन जब कोई खिलाड़ी इतने उच्च जोखिम वाले शॉट खेलता है तो उसकी निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी गिर जाती है। आमतौर पर ऐसा ही देखने को मिलता है। तो क्या लगातार 3 अहम मैचों में ऐसा प्रदर्शन ये साबित करने के लिए काफी है कि वो आप केवल एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं रहे बल्कि एक विश्वसनीय मैच विनर बन चुके हैं? मुझे लगता है कि ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल है। देखो, खेल की दुनिया में ना टैलेंट यानी प्रतिभा एक बहुत ही खतरनाक शब्द हो सकता है। खतरनाक? वो कैसे? क्योंकि ये अक्सर उन खिलाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कभी कभार कुछ अद्भुत कर देते हैं, लेकिन आप उन पर हर बार भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, मतलब एक मैच में चले फिर 4 में फ्लॉप हो गए। बिल्कुल, लेकिन उच्च जोखिम वाली बल्लेबाजी के साथ लगातार 3 मैचों में अर्धशतक बनाना और वो भी टूर्नामेंट के सबसे महत्वपूर्ण चरण में, यह दर्शाता है कि खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा को एक प्रक्रिया में बदल लिया है, प्रोसेस बना लिया। हाँ, जब कोई बल्लेबाज लगातार रन बनाता है ना, तो इसका मतलब है कि वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख गया है। वो हर मैच को एक नई शुरुआत के रूप में देख रहा है। पिछला मैच भूलकर आगे बढ़ना। सही कहा। और यही निरंतरता ही एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी को महान मैच विनर की श्रेणी में लाके खड़ा कर देती है। हरी का अंतिम परिणाम क्या हुआ? वही जो किसी भी क्रिकेट प्रेमी का अंतिम सपना होता है, विश्व कप की ट्रॉफी। हाँ, भारत ने उस फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 96 रनों के एक विशाल अंतर से हराया। भारत ने अपना तीसरा T20 विश्व कप खिताब जीता और सबसे बड़ी बात, भारत अपने खिताब को डिफेंड
यानी बचाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। इस सच में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था। लेकिन वो जो 96 रनों का अंतर है ना, वो मुझे थोड़ा हैरान करता है। मतलब विश्व कप का फाइनल आमतौर पर कांटे की टक्कर का होता है। हाँ बिल्कुल, नेल बाइटर फिनिश की उम्मीद करते हैं सब, है ना? दो सर्वश्रेष्ठ टीमें आमने सामने होती हैं। ऐसे में 96 रनों से हारना, क्या न्यूजीलैंड की टीम सच में इतनी कमजोर थी या इस विशाल जीत के पीछे कोई और विज्ञान काम कर रहा था? मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की टीम कमजोर बिल्कुल नहीं थी। असल में ये मैच मैदान पर खेले जाने से पहले ही ना दिमाग में जीता जा चुका था। दिमाग में? हाँ, इसे खेल मनोविज्ञान में स्कोरबोर्ड प्रेशर कहा जाता है। स्कोरबोर्ड का दबाव। बिल्कुल। जब किसी टीम को T20 विश्व कप के फाइनल में 256 रनों का लक्ष्य मिलता है ना, तो उनका पूरा गेम प्लान काम करना बंद कर देता है। बल्लेबाज अपनी स्वाभाविक गति से खेल ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि उन्हें हर ओवर में 13 या 14 रन बनाने की जरूरत होती है। एकदम सही। और इसी दबाव में वे ऐसी गेंदों पर शॉट मारने की कोशिश करते हैं जो असल में शॉट मारने के लिए बनी ही नहीं है। तो मतलब सैमसन की पारी ने उन्हें गलती करने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। सैमसन की उस पारी ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को इस कदर मजबूर कर दिया कि उन्हें पहली ही गेंद से अति आक्रामक होना पड़ा, और इसी अस्वाभाविक दबाव के कारण पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अरे वाह! तो ये जीत केवल गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये उस पहाड़ जैसे स्कोर द्वारा पैदा किए गए डर का सीधा परिणाम थी। ये डर और दबाव का मनोविज्ञान तो बहुत ही रोचक है, और इसी से जुड़ी एक और अहम बात हमारे स्रोतों में सामने आती है। वो क्या है? संजू सैमसन को इस पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। लेकिन जो विश्लेषण हमारे पास है ना, उसमें एक निष्कर्ष ऐसा है जिस पर मुझे लगता है कि हमें थोड़ी गहराई से बात करनी चाहिए। बिल्कुल, बताइए क्या निष्कर्ष है? निष्कर्ष ये कहता है कि जब सैमसन को सही मौका और भरोसा दिया जाता है तो वो दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बन जाते हैं। भरोसा। अब देखिए, ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसे थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर खिलाड़ी को मौका मिलता है, तो फिर ये भरोसे वाला पहलू इतना खास क्यों है? क्या एक पेशेवर एथलीट से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्रबंधन का समर्थन हो या ना हो, वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें? सैद्धांतिक रूप से तो आपका ये तर्क बिल्कुल सही लग सकता है कि एक पेशेवर खिलाड़ी को हमेशा प्रदर्शन करना चाहिए। हाँ, पैसे उसी बात के मिलते हैं ना। वो तो है, लेकिन एथलीट मशीन नहीं होते ना, वो इंसान होते हैं, और मानव मस्तिष्क एक बहुत ही जटिल तरीके से काम करता है। वो कैसे? देखो, जब कोई खिलाड़ी इस डर के साये में खेलता है कि अगर वो इस मैच में 0 पर आउट हो गया तो उसे अगली सीरीज से बाहर कर दिया जाएगा, तो उसका दिमाग ना सर्वाइवल मोड में आ जाता है। सर्वाइवल मोड मतलब केवल खुद को बचाने की स्थिति में? बिल्कुल। ऐसे में खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से रक्षात्मक हो जाता है, वो जोखिम लेने से डरने लगता है। फिर वो खुलकर नहीं खेल पाता। सही कहा। लेकिन जब टीम प्रबंधन किसी खिलाड़ी के कंधे पर हाथ रखकर ये कहता है कि देखो, तुम हमारे मुख्य खिलाड़ी हो और 1-2 खराब पारियों से तुम्हारी जगह खतरे में नहीं पड़ेगी, तो उससे क्या होता है? तो ये उस खिलाड़ी के दिमाग से असफलता के डर को पूरी तरह से मिटा देता है। और जब डर खत्म हो जाता है ना, तभी एक खिलाड़ी 24 छक्के मारने जैसा बड़ा जोखिम उठा सकता है। अरे वाह, क्या बात कही आपने। सैमसन के करियर में यही बदलाव आया था। उन्हें वो सुरक्षित माहौल मिला जिसने उनके खेल के स्तर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो जो 193.48 का स्ट्राइक रेट था ना, वो केवल बल्ले की गति का परिणाम नहीं था, बल्कि वो उस मानसिक आजादी का परिणाम था जो टीम प्रबंधन ने उन्हें दी थी। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा है। यार, ये वाकई में खेल को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो चलिए, हमारे स्रोतों से मिली जानकारी और इस लंबी और विस्तृत चर्चा को अब समेटते हैं। जी बिल्कुल। 8 मार्च 2026 की वो रात केवल एक क्रिकेट मैच की रात नहीं थी। वो 46 गेंदों में 89 रनों की पारी, वो 255 का अकल्पनीय स्कोर, विराट कोहली और मालन सैमुअल जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड्स का टूटना, और 96 रनों की वो ऐतिहासिक जीत भी। हाँ, और भारत का खिताब डिफेंड करने वाली पहली टीम बनना, ये सब क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि इस पूरी चर्चा का सार यही है कि सफलता ना रातों रात नहीं मिलती। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष होता है, सही समय का इंतजार होता है, अपनी तकनीक पर लगातार काम करना होता है, और फिर जब मौका मिलता है ना,
तो अपनी पूरी क्षमता को बिना किसी डर के मैदान पर उतार देना शामिल होता है। एकदम सही बात है। ये पारी ना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आधुनिक खेल में आक्रामकता और निरंतरता एक साथ चल सकती हैं, बशर्ते आपके पास उस आक्रामकता का समर्थन करने के लिए सही योजना और एक सुरक्षित मानसिक माहौल हो। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। और सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा विचार है जो केवल क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं रहता है। हाँ, ये तो असल जिंदगी पर भी लागू होता है। बिल्कुल। संजू सैमसन की ये सफलता ना एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए। कैसा सवाल? सोचकर देखिए, अगर एक सही माहौल और अटूट भरोसा एक ऐसे खिलाड़ी को जो पहले अपनी निरंतरता के लिए संघर्ष कर रहा था, उसे विश्व विजेता और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना सकता है, तो जरा सोचिए कि हमारे आसपास, हमारी चयन प्रक्रियाओं में, हमारे दफ्तरों में या कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसी कितनी छिपी हुई प्रतिभाएं मौजूद होंगी जो शायद सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रही हैं। हाँ, जो अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वे असफलता के डर से घिरी हुई हैं। शायद हमें ये समझने की जरूरत है कि किसी भी इंसान का सर्वश्रेष्ठ बाहर निकालने के लिए केवल उसकी प्रतिभा को मापना काफी नहीं है। बिल्कुल, बल्कि उसे वो भरोसा देना ज्यादा जरूरी है जी, जहां वो खोलकर अपने जोखिम उठा सके। एकदम सही। और इसी विचार के साथ हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई डीप डाइव के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और